हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द वीडियो। दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं। कम ऑन, वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है चैतन्य जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटा सा वीडियो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस सीरीज का जो नाम है वो है ब्रिज कोर्स, जो हमने आप लोगों के लिए स्पेशली क्यूरेट किया है। मेरे 12वीं के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इतना खतरनाक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो का मकसद क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आज इस ब्रिज कोर्स के अंदर आप लोगों को हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, ये इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि वर्ड है इंट्रोडक्शन, आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये बताएंगे कि ब्रिज कोर्स क्यों बनाया गया है, किन बच्चों के लिए बनाया गया है, आप लोग इस कोर्स के थ्रू क्या सीख सकते हो, ये सब तमाम चीजें, कुछ छोटा छोटा इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए हम लोग इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कम ऑन गाइस। सो 12th के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे मुझको, जो 12th पास आउट से वो देख रहे होंगे, जो 12th अभी पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जाम्स है, वो लोग देख रहे होंगे। हो सकता है 11th के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। आप सभी बच्चों से 2 मिनट का समय चाहता हूं और आप लोग सुनो अच्छे से कि हम लोग आपसे क्या बोलना चाहते हैं। देखो, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो या साइंस स्टूडेंट्स हो या आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने कभी ना कभी यह सपना देखा है कि सर सीए तो बनेंगे, सर सीए तो बनेंगे, तो ये सपना जो अगर आपने देखा है तो उसको कैसे आपको मुकम्मल करना है, उसके लिए ये सीरीज है ब्रिज कोर्स। ये कोर्स, इस सीरीज को इसलिए बनाया गया है कि अगर आपने सोचा है कि नाम के आगे इन 2 लेटर्स को लगाना है, प्रेस्टिजियस डिग्री हमें पाना है, या फिर हम कंफ्यूज्ड है सर, हमको नहीं पता कि हमें सीए करना है कि नहीं करना है। हम बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखते रहते हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कोई बोलते हैं बहुत टफ कोर्स है, कोई बोलते हैं ठीक है यार हो जाएगा, 12th जैसा तो है। तो उन सभी क्वेश्चंस का समाधान ना आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां से आती है। मैं जानता हूं आप लोगों को 12th जब आप पढ़ रहे हैं, 12th के दौरान जो आपने स्टडीज करी है और आपने सुना है कि यार कॉमर्स में अगर कोई सबसे खतरनाक कोर्स है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा सिर्फ सीए एक ऐसा कोर्स है, बट ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स में एपिटोम यानी कि एकदम ऊपर जा चुके हैं, करेक्ट, और है प्रेस्टिजियस है, अपने आप में बहुत बड़े हैं, जिनकी डिग्रीज हकीकत में डिग्री वर्ड से भी ऊपर है उनकी वैल्यू। तो उनमें वन ऑफ द कोर्सेज इज चार्टेड अकाउंटेंसी। आपने आपके फैमिली मेंबर्स से सुना होगा कि यार सीए कर रहे हैं, वो फलाना सीए कर रहा है, इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं, कब से कर रहे हैं, या फिर सिंगल अटेम्प्ट सीए बन गए और इस बड़ी एमएनसी कंपनी में इनकी जॉब लग चुकी है, या फिर वो पढ़ा रहे हैं, करेक्ट। एनीवे, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो आपके नाम के आगे जब ये 2 लेटर्स लगते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन इससे होता है कि इस पर्सन का कैलिबर कितना है, यानी कि ये पर्सन कितनी मेहनत करके इस डिग्री को अगर पा सकता है तो ये लाइफ में कुछ भी कर सकता है, करेक्ट। तो हमारी कोशिश इस कोर्स के थ्रू बेटा ये है कि हम आपको 12th स्टैंडर्ड से लेकर हम सीए फाउंडेशन लेवल तक आपको एक ब्रिज बना के दे। हम आपको एक तरीका बताए, एक स्ट्रेटेजी बताए और आपको फेमिलियर करे कि ये सीए फाउंडेशन लेवल पर होता क्या है, करेक्ट। ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस ब्रिज कोर्स को हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है। मैं ज्यादा नहीं, इस लेक्चर को बहुत ही छोटा रखूंगा, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। पूरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस पूरे सेशन में मैं आपसे क्या क्या बातें करने वाला हूं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखिए, ये सीरीज और कोर्स किस चीज के बारे में है हम ये जानेंगे, और सीए अल्टीमेट कोर्स यानी कि आपको पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस कोर्स में कितने लेवल्स हैं, हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, और जो इनिशियल लेवल है वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। और मेरा सब्जेक्ट है बेटा बिजनेस लॉ। आपको चारों फैकल्टीज चारों सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देने वाली है, और हर फैकल्टी इंडिविजुअल अपने अपने लेक्चर्स डालेंगे, और इसको पूरा हमने कोर्स बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहां पर अवेलेबल है, करेक्ट। तो इसमें जितना ज्ञान मिल रहा है आप ले लीजिए। आपके जो क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड है कि सीए करना है कि नहीं करना है, उसका आंसर आपको इस पूरे कोर्स के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा बिजनेस लॉ से रिलेटेड, आपको बताऊंगा सिलेबस और करिकुलम क्या है, यानी कि सीए फाउंडेशन लेवल पर बिजनेस लॉ के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या टॉपिक्स है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कवरेज और मार्किंग स्कीम।
यानी कि ये जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम है, इसमें बिजनेस लॉ सब्जेक्ट कैसा होता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, वेटेज क्या होता है, पेपर कैसा आता है, ये सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है सर। क्योंकि हमने सुना है सर कि बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे नया है। अकाउंटेंसी हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सब कुछ नया है, अगर आप आर्ट्स से आ रहे हो तो आपके लिए सब कुछ नया है। बट एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कंपैरेटिवली अकाउंट्स ऑलमोस्ट 60-70% सिमिलर चलता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर जाता है फाउंडेशन लेवल पे। अकाउंटेंसी के बाद में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने थोड़ा पढ़ रखा है, उसका एक लेवल बढ़ता है। मैथमेटिक्स अगर नहीं है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऑलरेडी जिसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। पर ये लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, करेक्ट। तो उसके बारे में ये पूरा डर मैं निकालने वाला हूं। लॉ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डर है मैं निकालने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे कोर्स में मैं कैसे कैसे वीडियोस लाने वाला हूं और कितने वीडियोस के अंदर आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सब कुछ शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो मुझे पहली बार सुन रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीए लेवल पे ऑलरेडी मुझसे पढ़ते हैं, तो आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूंगा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना तो बनता है। गाइज, मेरा नाम है चैतन्य जैन, बच्चे मुझे प्यार से सीजे सर बोलते हैं। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं सीए हूं, आप लोगों जैसा ही था। इनफैक्ट अभी भी मैं आप लोगों जैसा ही दिखता हूं। बहुत लोग भैया बोलते हैं, सर तो बहुत कम लोग बोलते हैं क्योंकि सर आप छोटे लगते हो। ऐसा लगता नहीं कि सर थोड़ा एक्सपीरियंस या अनुभव होगा आपके पास में, बट बेटा आप गलत हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं एक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और उस जर्नी से निकल चुका हूं। मुझे पता है कि किस तरीके की डिफिकल्टीज बच्चे फेस करते हैं जब वो सीए कोर्स को फॉलो करते हैं या परस्यू करते हैं, करेक्ट। तो मैं आपके गाइडेंस के लिए यहां पर आ चुका हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब सुनना, मेरा क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ग्रेजुएशन में मैंने भी नॉर्मल तरीके से बीकॉम किया है, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे परस्यू कर रहे होंगे, ठीक है। सो बैचलर्स की एक डिग्री मैंने भी ले रखी है। साथ में अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी साल हो तो गए, इट्स बिन मोर देन 7 ईयर्स कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, एक्चुअली सीए स्टूडेंट्स को मैं 7 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैं तीनों लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे देखा होगा, अच्छा लगेगा आप, और अभी अब हमारा इंटरेक्शन बढ़ने वाला है तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। सो जैसा कि आपको अभी जस्ट मैंने बताया है कि सीए के लिए बेटा टोटल 3 लेवल्स होते हैं, करेक्ट। टोटल 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है सीए फाउंडेशन, करेक्ट। ये आपका सबसे पहला लेवल है सीए फाउंडेशन, जिसके लिए हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं और जिसके लिए हमने इस ब्रिज कोर्स को पूरा तैयार किया है आपके लिए, ठीक है। दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट, करेक्ट। ये इंटरमीडिएट का लेवल होता है जो बीच का एक लेवल है, और फिर आता है आपका सीए फाइनल लेवल, करेक्ट। ये टोटल 3 लेवल्स हैं जो आपको क्रॉस करने हैं। क्यों? अगर आप आपके नाम के आगे ये 2 लेटर्स लगाना चाहते हो तो, ठीक है। अब ये इमोशनल बातें तो बहुत हो गई कि सर प्रेस्टिजियस डिग्री है, ऐसा है वैसा है, सारी बातें सही है, करना कैसे है उसको हमें समझना है इस कोर्स के थ्रू, ठीक है। तो फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे मैं आपको लॉ पढ़ाता हूं, ठीक है। आप जब आगे आएंगे सीए कोर्स को आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, सीए वाला चैनल पे भी आपको दिख जाऊंगा मैं लॉ की बातें करते हुए, ठीक है। फाउंडेशन पे जो लॉ है बेटा उसका नाम है बिजनेस लॉ, उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉज, ठीक है। और अगर इंटरमीडिएट पे जाएंगे तो सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि नेचर जो लॉ का है जो आप पढ़ रहे हो वो चेंज हो जाता है, तो उसका नाम हो जाता है बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉज और अदर लॉज आप यहां पर पढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसे 2 तरीके के अलग अलग नाम हैं, और आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि लॉ के पहले जो शब्द लिखा हुआ है उसका रिलेशन है कि हम कौन सी कैटेगरी का लॉ स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। तो आप जो फाउंडेशन पे लॉ पढ़ोगे वो बिजनेस लॉ है, बिजनेस से रिलेटेड लॉ है, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ छोटा सा, ठीक है। ये कोर्स किसके लिए बना है? अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये कोर्स मेरे लिए बना है, यानी कि क्या सीए मेरे लिए बना है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरा इतना कैलिबर है कि मैं इस कोर्स को कर पाऊंगा, क्या मेरे पास में इतना पेशेंस है कि मैं इतने साल मतलब जो भी टाइम पीरियड लगता है, क्या मैं उतना पेशेंस रख पाऊंगा, क्या मैं अपने आप को अलग कर पाऊंगा
इतना कि मैं अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर ना करूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। पर ये जितने क्वेश्चन है ना बेटा, सारे इमोशनल क्वेश्चन है, इनकी बात हम लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको यह बताऊंगा कि प्री रिक्विजिट, सर थोड़ी इंग्लिश भारी हो गई, प्री रिक्विजिट मतलब ऐसा नॉलेज जो किसी भी चीज को करने के पहले चाहिए होता है, उस प्री रिक्विजिट नॉलेज को मैं आपको आज यहां पर देने आया हूं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूंगा और आपको सीए फाउंडेशन का भी एक ओवरऑल नॉलेज दूंगा। इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको यह बताऊंगा डब्ल्यूज। डब्ल्यूज मतलब लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, और वाई, यानी कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। लॉ सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के अंदर है। तो मैं ये बातें आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि पूरा जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस, ये पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, इसका ओवरव्यू क्या है ऑफ द होल लॉ सिलेबस एट सीए फाउंडेशन लेवल, मैं इसकी बात भी आपसे कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आगे भविष्य में आप इस वीडियो के बाद में देखोगे, हर एक चैप्टर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, जो आपको इन्हीं वीडियोस के बाद में दिखेगा। वेरी सिंपल, आपको देखो, हम लोग इस कोर्स के थ्रू, एक बात मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुके हैं, हम लोग लॉन्च के टाइम पे वापस दे रहे हैं, ये ब्रिज कोर्स है, ये पूरा स्टडी कोर्स नहीं है बेटा। यहां पर फाउंडेशन पूरा पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको फाउंडेशन के बारे में एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट में इतने टॉपिक्स हैं और इनके टॉपिक्स के अंदर ये बात की गई है, ताकि आपको एक खुद से जो बात कर रहे थे ना, अब आप बाहर आके फैकल्टी से बात कर रहे हो, आप बुक से बात कर रहे हो कि अच्छा यार सीए कर तो सकते हैं, क्योंकि देखो ना यार टॉपिक तो इजी है, समझ में आ गए हमको, तो चैप्टर का नाम भी समझ में आ रहा है, चैप्टर के अंदर क्या लिखा है वो भी समझ में आ रहा है। तो अब आपको ना खुद को क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ यार मेरी ताकत के अंदर है, मेरी पावर के अंदर है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा सीए कोर्स के बारे में आपने ये बातें बहुत बार सुनी होगी बेटा, बहुत बार सुनी होगी कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स इन द कंट्री। आपने सुना होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको इस सेंटेंस को नहीं सुनना है, आपको इस सेंटेंस को नहीं सुनना है। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते होंगे कि सर ये इतना टफ एग्जाम है, इतना टफ एग्जाम है कि हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, तो आपको नहीं सुनना है उस बात को, क्योंकि अगर आपने पहले से ही ऐसा सोच लिया कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे बेटा, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सुनो, पहले कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। आपको ये नहीं सोचना है कि आई थिंक आई कैन, आपको बोलना है आई नो आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, लाखों रजिस्ट्रेशन होते हैं बेटा, हर साल 2 लाख 3 लाख बच्चे बैठते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फाउंडेशन लेवल पर। अगर हम लेटेस्ट एग्जाम की बात करें जून की, अभी लेटेस्ट तो बेटा आपका सितंबर भी हो चुका है, करेक्ट, बट अगर हम जून की बात करें या सितंबर की बात करें बेटा, 1-1 लाख बच्चे बैठते हैं, 1-1 लाख बच्चे अप्रोक्स बैठते हैं फाउंडेशन की एग्जाम में, और पास कितने होते हैं? 13, 14, 15, 16 हजार बच्चे पास होते हैं। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना बेटा, इनको सुन के डर लगता है कि यार सिर्फ 14-15% परसेंटेज पासिंग है, सिर्फ 15% बच्चे पास होते हैं, 1 लाख में से 15,000 बच्चे पास होते हैं, हम तो हो ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये क्यों जानना है? ये इसलिए जानना है कि जिस कुएं में हम लोग कूद रहे हैं उसकी डेप्थ हमको पता होनी चाहिए। स्विमिंग पूल में पैर रखने से पहले जरा देख लेना बेटा कितना फीट डीप है, अगर उसकी डेप्थ नहीं पता है ना तो डूबोगे बेटा। ये डेप्थ के बारे में पता करना, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी हालत खराब हो रही है, हमारी हालत खस्ता है, हम लोग घबरा रहे हैं, नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये है कि हम और अच्छे से स्विम कर पाएंगे, हम हमारी टेक्निक डेवलप कर पाएंगे। तो आपको डेप्थ का नॉलेज क्यों लेना है? ताकि हम तैयारी अच्छे से कर पाए। सो टफेस्ट है, होगा होगा, बहुत बच्चे बैठते होंगे, कम बच्चे निकलते होंगे, मैं निकाल के रहूंगा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा। ठीक है, सो ये हुआ कुछ सीए कोर्स के बारे में। ठीक है, सीए कोर्स के बारे में कुछ बातें हुई है। अब देखो, आपके इस कोर्स में बेटा टोटल 4 पेपर्स हैं आपके पास में, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। अकाउंटेंसी पहला, दूसरा बिजनेस लॉस, तीसरा आपके पास में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 मार्क्स का, फिर है लास्ट में बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सिंपल है, अकाउंट्स आप लोगों ने सुन रखा है, बिजनेस लॉस आज पहली बार सुन रहे होंगे या सुना है तो इससे रूबरू आज पहली बार होंगे आप लोग। ठीक है, ये मैथमेटिक्स बच्चे बोलते हैं,
बट सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ्स भी आता है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है और स्टैटिस्टिक्स भी आता है, ठीक है। और लास्ट पेपर आपका होता है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ ये चारों ही पेपर आपके जो होते हैं बेटा, ये चारों के चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के चारों पेपर आपके होते हैं, ठीक है। बट इसमें अकाउंट्स आपने पढ़ रखा है, 11-12 वाला 60-70% सिलेबस आपका मैच होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखा है, बिजनेस मैथमेटिक्स में थोड़ी हालत खराब होती है, बच्चे सोचते हैं कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा, टाइम रहता है, अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा, करेक्ट। सर बस यही तो है, ये बिजनेस लॉ ही तो एक ऐसा पेपर है कि सर जिसके बारे में बहुत डर लगता है, हमको पता ही नहीं है। बेटा बिना जाने बिना समझे डरोगे तो क्या मतलब है, पहले समझ लो ना कि सब्जेक्ट में होता क्या है, उसके बाद में समझ में आएगा आपको कि डरना है कि नहीं डरना है, ठीक है। तो आपका पहला पेपर और जो दूसरा पेपर होता है बेटा, यानी कि आपका जो अकाउंट्स है, करेक्ट, जो अकाउंट्स है आपका और आपका जो बिजनेस लॉ है बेटा, ये दोनों ही सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर है मतलब आपको यहां पर लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में लिखना होता है, आपको आंसर्स फ्रेम करके लिखने होते हैं, यहां पर आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 3 एंड पेपर 4 यानी कि आपका जो मैथ्स है और आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये दोनों ही पेपर आपके लिए आते हैं बेटा एमसीक्यू पैटर्न पे। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट। चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया लग गया। अच्छा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, आपको 3 घंटे लगेंगे, आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स के ये दोनों पेपर होंगे, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। बट पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 जो मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको मिलते हैं बेटा 2 घंटे। तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए, 3-3 घंटे के 2 पेपर और 2 घंटे के 2 पेपर, ठीक है। 100 मार्क्स के 4 पेपर है, यानी कि टोटल 400 मार्क्स के पेपर आपके साथ में होते हैं। अब इसमें क्या है, मैथ्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एमसीक्यू है, यहां पर बच्चों को प्रैक्टिस करनी है बेटा स्पीड की, यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में 2 घंटे के अंदर यानी कि 120 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करेक्ट। और यहां पर है बेटा नेगेटिव मार्किंग, यहां पर है नेगेटिव मार्किंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 में, सब्जेक्टिव में नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 में अकाउंट्स और लॉ में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू ही नहीं है। एमसीक्यू यहां पर है बेटा, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 या फिर 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी ना बेटा थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी बनाती है आपकी तैयारी को। तो ये चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया, चारों सब्जेक्ट 400 नंबर के होते हैं। सर नंबर कितने लाने हैं हम लोगों को ये बता दो, मार्क्स कितने लाने हैं। बेटा पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, पासिंग क्राइटेरिया उन्होंने बोला है कि चारों पेपर है ना, तो चारों में से आपको 40-40% आपको नंबर लाने हैं, 40% नंबर लाने हैं आपको, चारों में 40, 40, 40 एंड 40, टोटल हो जाएगा बेटा आपका 160। पर ये काफी नहीं है बेटा, ये तो इंडिविजुअल पासिंग है 40 मार्क्स की। अगर आपको ओवरऑल पास होना है बेटा तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, मींस आउट ऑफ 400 आपको 200 मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, 200 मार्क्स आपको टोटल अचीव करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये 160 है ये काफी नहीं है इस 160 के साथ में आपको ये 40 मार्क्स की एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, यानी कि इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा 40-40-40 से, और ओवरऑल अग्रीगेट में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, जो किसी सब्जेक्ट में 50-60 ऐसे नंबर आपको किसी 1-2 सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इन चारों में से जो आपके अंदर से आवाज आती है कि यार ये सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता है, उस सब्जेक्ट में बेटा फोड़ दो, उस सब्जेक्ट में फोड़ दो। एक सब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए जो आपको, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो कि ये आपकी नैया पार लगाएगा। अगर आपको लगता है 11th-12th में कि अकाउंट्स ऐसा है कि मेरी नैया पार इससे लगेगी, जी जान लगा देना, उसमें ज्यादा मार्क्स चाहिए बेटा अपन को, वरना अग्रीगेट में अपन फंस जाएंगे, ठीक है, ओके। बट सब में इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म करना है, 40% इंडिविजुअली पासिंग है बेटा, और ये मिनिमम 40% है, और एग्रीगेट पासिंग के लिए आपको मिनिमम 50% चाहिए। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया। अब
मैं कुछ एक ऐसा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, रिलेटिव से सुना होगा, फ्रेंड से सुना होगा कि यार न्यू स्कीम आ गया है, ये न्यू स्कीम जो है ना यार इसमें बहुत हालत खराब हो रही है। मेरी बात सुनो यार, हम लोगों से सुन लो ना, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो दिन रात सीए से मिल रहे हैं, एस्पिरेंट से मिल रहे हैं, हम लोग आपको बताते हैं कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और आप लोगों के लिए कैसे वो अच्छा है। पहले ही मैंने ये बात तो बाहर निकलवा दी आपके दिमाग से कि टफ वाला पॉइंट तो बाहर निकाल देना कि बहुत टफ है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। अगर हम डटे रहे तो कुछ भी टफ नहीं है। सुनो यार, ये न्यू स्कीम आ गया, न्यू स्कीम आ गया सर, हालत खराब हो गई है सर, न्यू स्कीम बहुत ज्यादा टफ हो गया। किसने बोल दिया आपको टफ हो गया? कैसे हुआ? चलो बात करते हैं, कैसे हुआ है टफ? सर सब्जेक्ट्स है ना, पहले सर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हमने सुना है सर, हम 12th में है तो क्या हुआ सर, हमने सुना है सर सब्जेक्ट में पहले ना सर एक बीसीके करके, बीसीआर करके, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग वगैरह, बिजनेस नॉलेज के बारे में एक छोटा ना लुल्लू पुल्लू ऐसा ही सब्जेक्ट होता था सर, बहुत ज्यादा स्कोरिंग हुआ करता था और अच्छे मार्क्स आते थे सर। वो हटा दिया है सर, ये हटा दिया है। और सर यहां पर ना इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया है सर, अच्छे खतरनाक लेवल पे। सर बिजनेस लॉ भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है सर, बिजनेस लॉ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अकाउंट्स तो सर है ही सही अपने आप में सर, देखो ना मैथमेटिक्स तो है ही सही। मेरी बात सुनो, सब्जेक्ट्स में जो चीजें हटी है ना बेटा वो इररिलेवेंट है, यानी कि उसका कोई रेलेवेंस नहीं था आप लोग की जर्नी में। आगे इंटरमीडिएट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, फाइनल पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है, बल्कि और अच्छा हो गया है। मेरी बात सुनो, और अच्छा हो गया है, इसको बोलते बेटा मिरर इफेक्ट। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट पे जो आपकी हालत खराब होती है ना, क्यों? क्योंकि फाउंडेशन इजीली निकल जाता है। मेरी बात सुनो, इंटरमीडिएट का मिरर एज इट इज बना दिया है फाउंडेशन को। इंटरमीडिएट का जो आपकी तैयारी है ना फाउंडेशन में, वो आपकी करवा देते हैं। जो बिजनेस लॉ आप फाउंडेशन में पढ़ोगे उसका एडवांस लेवल इंटरमीडिएट में जा रहा है। आपको लिखने की आदत हो रही है सब्जेक्टिव फाउंडेशन लेवल पे, तो सुनो अच्छी बात है ना, आपने सीए करने का ठान लिया है ना, आपका फाउंडेशन में आपको टेस्ट आ जाना चाहिए कि यार फाउंडेशन क्या है, मतलब सीए क्या है और इंटरमीडिएट में क्या होने वाला है। आपके लिए सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया है, आप शॉक नहीं होंगे, आपको अच्छा लगेगा। इंटरमीडिएट में जब आप जाओगे आप बोलोगे फाउंडेशन में अच्छी तैयारी करिए, मजा आया है, हम इंटरमीडिएट में कंफर्टेबल है। तो ये अच्छी चीज है बेटा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बेटा 3-3 अटेम्प्ट कर दिए हैं। नाउ इंस्टीट्यूट हैज सेड दैट यू कैन गिव अटेम्प्ट्स 3 टाइम्स इन अ ईयर। पहला आपका 1 जनवरी में होता है, दूसरा आपका मई या जून के अंदर होता है, करेक्ट, और तीसरा अटेम्प्ट आपका सितंबर के अंदर होता है। तो अच्छी बात है ना। अभी आप 12th की एग्जाम दे रहे हो, लेट्स से आप मार्च में अप्रैल में फ्री हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, आप जून की तैयारी कर चुके हो, तो आप जून में अपियर हो जाओ। अरे खुदा ना खास्ता जून में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास में वापस 3 महीने के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है सितंबर का, वापिस से ऑप्शन अवेलेबल है हम लोग के पास में। मतलब हमारी जो जर्नी है वो लेट नहीं होगी, खिंचाएगी नहीं, आप लोग का करियर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप स्पीड से चालू कर सकते हो फटाफट 12th के बाद में। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं 12th की से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, और आप फाउंडेशन भी बीच में घुसा रहे हो। बेटा फाउंडेशन बीच में क्या घुसा रहे हैं, आपको स्मार्ट बनना है। 70-80% सारी चीजें सेम चल रही है 11th-12th से, थोड़ा सा सही डायरेक्शन में गाइडेंस लो, उसको अप्लाई करो। बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट है उनको ध्यान से पढ़ो, जो अलग है, जो टॉपिक आपने 12th में नहीं पढ़े उनको ध्यान से पढ़ो, एक्स्ट्रा नॉलेज लो और फटाफट जून में एग्जाम दो और खत्म करो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा फाउंडेशन लेवल पे कि इंटरमीडिएट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले ये न्यू स्कीम का भूत अपने दिमाग से उतार देना, कोई टफ वगैरह नहीं है बेटा, सब्जेक्ट्स एकदम परफेक्ट है, इररिलेवेंट चीजों को हटा दिया गया है, जो रिलेवेंट नहीं है उनको हटा दिया गया है, ठीक है। अटेम्प्ट्स आपके पास में 3 अटेम्प्ट्स है पूरे साल भर के अंदर, और आपको रियलिटी चेक और मिरर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट की बात करते हैं कि आखिरकार बिजनेस लॉज सब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सा मैं पढ़ाई पे आने वाला हूं, आपको मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके सो अब लॉ की बात करते हैं, एज ए सब्जेक्ट क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सुनना मेरी बात। लॉ जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, कानून का जुनून, करेक्ट, ये होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हम एलएलबी कर रहे हैं, क्या सर हम वकील बन रहे हैं? नहीं सर, हमें लॉ क्यों पढ़ना है, हम तो सीए के अंदर एंटर हो रहे हैं, हम चार्टेड अकाउंटेंसी, हम एक चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे सर, नाम में ही अकाउंटेंट वर्ड है सर, हमें लॉ क्यों पढ़ा रहे हो आप?
इसका आंसर आपको मिलने वाला है आने वाले 5-10 मिनट में। सुनना, लॉ मतलब कानून होता है। आपको क्या लगता है कि लॉ सिर्फ एक ही तरीके का होता है क्या? नहीं सर, हमने सुना है सर क्रिमिनल लॉ होता है, हाँ मतलब सर क्राइम्स के लिए जो लॉ एप्लीकेबल होता है। एक दूसरा टाइप है बेटा सिविल लॉ होता है। सर ये सिविल मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करता है, यानी कि सर जैसे मैंने किसी बंदे को सामान बेचा और उस बंदे ने मेरा पेमेंट नहीं करा, करेक्ट? तो सर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं? मैं क्या उसको क्राइम के अंदर डाल दूंगा क्या? अरे वो क्राइम नहीं है, वो डिस्प्यूट है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है। आप कोर्ट के पास में जाओगे तो कोर्ट बोलेगी कि ए मिस्टर, आप इनका पैसा दीजिए। सिंपल सी बात है, आपने सामान खरीदा है ना, आपने गुड्स लिए, आपने सर्विसेज लिए, आप पे करिए, आप सामान का पैसा दीजिए। कोर्ट क्या करेगी? उस पे पेनल्टी लगाएगी, उस पे इंटरेस्ट लगाएगी, उनको टाइम फ्रेम देगी, बट वो करेगी क्या? वो उस मैटर को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। तो सर ऐसा क्रिमिनल लॉ होता है और सिविल लॉ होता है, ठीक है। कानून वो शब्द हमने जो सुना है ना, हम रोजाना तरीके से इन्हीं दो चीजों के बारे में सुनते हैं। सर ये बिजनेस लॉ क्या होता है? बिजनेस लॉ ये बनाया गया है आपके लिए, सुनो, मतलब एक कैटेगरी बनाई गई है जिसमें हम उन सभी कानून की व्यवस्था की बातें करेंगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। यानी कि जब आप बिजनेस करोगे, ठीक है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं, बातचीत करता हूं। जैसे आपने सोचा कि यार मैं ना मैगी जैसे नूडल्स बनाऊंगा, ठीक है, अपने इंडिया के खतरनाक स्टाइल में, ठीक है, देसी तरीके के नूडल्स बनाऊंगा। तो अगर आप फैक्ट्री चालू कर रहे हो जहां पर आप नूडल्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस फैक्ट्री को खोलने के लिए मुझे कौन कौन से लॉज मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज हैं। फैक्ट्री बनाने के लिए फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अलग से बना हुआ है, करेक्ट। अगर आप फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। अब सुनना, ये सारे लॉज ही तो है, सारे कानून ही तो है ये जो आपको फॉलो करने, करेक्ट। तो इन्हीं लॉज के बारे में हमें पता होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर खाना बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से लॉ जरूरी है हमें पता होना चाहिए। अरे सुनो ना, बिजनेस है ना, बिजनेस तो कैसा भी हो सकता है ना। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं बिजनेस करूंगा कैसे, वो पता होना चाहिए ना। मैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। जब आप टेबल पे बैठोगे, आपके सामने क्लाइंट आएगा और वो बोलेगा कि सर बताओ ना, मुझे ना एक कंपनी स्टार्ट करनी है सर, है ना, और हम 2-3 दोस्त हैं सर, हम पार्टनर बनना चाहते हैं सर। अब सुनो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं कि सर हम पार्टनर बनना चाहते हैं, जरा सर सारी सेटिंग कर देना, पेपर वर्क कर देना। फंस गए। पेपर वर्क कर देना मतलब क्या? लॉ। ये लॉ का आपको नॉलेज होना चाहिए कि पेपर वर्क क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन किसके पास करना है, कौन है अथॉरिटी जिससे जाके बात करनी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे, रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो सर बिजनेस लॉ एज अ सब्जेक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि लॉ बात करता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बेटा जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, करेक्ट। और उसका नॉलेज हमें होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस से रिलेटेड लॉस क्या क्या। अब देखो, एक कोर्स आपको कितना स्मार्ट बना देता है। जब आप सीए स्टूडेंट बन चुके हो ना, एस्पिरेंट बन चुके हो, आप 25 लोगों के बीच में जब खड़े हो ना, आपको नॉलेज किस लेवल का है? आपको ये नॉलेज मिल चुका है फाउंडेशन लेवल पे कि भाई एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। आपको ये नॉलेज हो चुका है। बीकॉम वाले बच्चों को पता नहीं है, नॉर्मल बच्चे को पता नहीं है, दूसरे कोर्सेज को जो फॉलो कर रहे हैं उसको इतना डीप नॉलेज नहीं होगा जितना आपको होगा। कितना स्मार्ट कोर्स है बेटा, आपको स्मार्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि बिजनेस लॉज एज अ सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, मैं आपको देता हूं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सुनना, बिजनेस क्या है, बिजनेस है क्या, मुझे ये बताओ। अरे सर बिजनेस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर कुछ सेल कर रहा है और दूसरा पर्सन उससे परचेज कर रहा है, कोई बात नहीं, तो ऐसा बना देते हैं अपन लोग। क्या ऐसा लिख सकते हैं? एक पर्सन सेलर है और दूसरा पर्सन बायर है, करेक्ट। सर यही तो बिजनेस होता है। बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हम सामान बेचे, हम गुड्स भी बेच सकते हैं और हम सर्विसेज भी बेच सकते हैं। अरे वाह सर, सर्विसेज मतलब क्या होता है? सर्विसेज मतलब ऐसी एक्शंस जो आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है।
जैसे आपने उबर बुक करी, टैक्सी बुक करी, बेटा उबर टैक्सी जो बुक करी है ना आपने, वो एक सर्विस है जो आपने हायर करी है, करेक्ट। आपने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हायर करी है। आप गए बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास में, करेक्ट, सैलून में गए, सैलून में जब बार्बर से आप बाल कटवा रहे हो, क्या है, हेयर कटिंग की आपने सर्विसेज ली है, करेक्ट। बट ये गुड्स क्या होते हैं बेटा, गुड्स जो है ना ये प्रोडक्ट होते हैं जो फिजिकली आप टच कर सकते हो। रिमोट है, वॉच है, रिंग है, स्पेक्स है, मशीन है, ये सब गुड्स के अंदर आते हैं। तो बिजनेस में गुड्स भी सेल किए जाते हैं, सर्विसेज भी सेल करी जाती है। बिजनेस में एक बायर होता है खरीदने वाला और एक सेलर होता है। अब मेरी बात सुनो, देखो कितनी सिंपल पढ़ाई है। मैंने आपको लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं है, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे बेटा। मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरे सिलेबस पे जितने चैप्टर्स है वो है तो क्यों है और आप वो क्यों पढ़ रहे हो। अरे माहौल बनेगा। सुनो, सेलर है, बायर है, मतलब सर इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि सुन मैं तुझे कुछ सामान सेल कर रहा हूं, उसके बदले में तू मुझको पेमेंट कर देना, उसके बदले में तू मुझको पेमेंट कर देना। दोनों ने प्रॉमिस करा है सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो प्रॉमिस है ये ओरल हो सकता है कि राइटिंग में भी हो सकता है? दोनों हो सकता है। ओरल प्रॉमिस भी हो सकता है कि मैंने मुंह जबानी बोल दिया कि मेरे जुबान का विश्वास कर बेटा, मैं तुझे पैसे दूंगा। और मैंने अगर एग्रीमेंट कर लिया, सर एग्रीमेंट क्या शब्द बोला है सर आपने। हमने सुना है सर, हमने सुना है सर कि दो कंपनी ने एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सर, दो लोगों ने एक दूसरे के साथ में अग्रीमेंट कर लिया सर। जैसे जैसे सीजे ने पीडब्ल्यू के साथ में अग्रीमेंट किया कि मैं आपके लिए आऊंगा और पढ़ाऊंगा बच्चों को, करेक्ट। ये सीजे ने अग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है पीडब्ल्यू के साथ में, और वो भी ओरल नहीं, रिटर्न। सर ये भी तो एक तरीके का बिजनेस है सर। क्यों बिजनेस? आप क्या बेच रहे हो सर? सर्विसेज। कौन सी सर्विस बेच रहा हूं? एजुकेशन की, पढ़ाई की, करेक्ट। तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं एजुकेशन की पीडब्ल्यू को, और पीडब्ल्यू उसके बदले में मुझे रेम्यूनरेशन पे कर रहा है, करेक्ट। देखो दोनों तरफ से प्रॉमिस हुआ ना, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बदले में मुझको कुछ मिल रहा है। सर क्या समझा रहे हो? बिजनेस समझा रहा हूं, बिजनेस समझा रहा हूं आपको। आपको समझ में आएगा कि डे टू डे लाइफ में कैसे कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट होते हैं सब चीजों के। जब आप एक वॉच खरीदने जाते हो ना मार्केट में, शोरूम के अंदर आप एंटर होते हो ना, तो वो वॉच जब खरीद रहे हो तो आप एक अग्रीमेंट कर रहे हो। सेलर बोल रहा है कि मैं आपको इतने वैल्यू की वॉच दूंगा जिसमें वारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना मैं हूं। क्लियर है? तो सर ये जो बिजनेस हो रहा है इसके इर्द गिर्द सारे के सारे लॉ है, सारे के सारे लॉ इसी बिजनेस के इर्द गिर्द है, और वही हमारा सिलेबस है। क्या बात कर रहे हो? वही सिलेबस है क्या? हाँ। पर सुनो, मुझे उससे पहले एक और बात करनी है सर ये क्या है बताता हूं। सर आपने ये तो बता दिया कि बिजनेस क्या है, और उससे रिलेटेड हम लोग लॉ पढ़ेंगे, ये तो आपने बता दिया। सर बिजनेस करना कैसे? अरे बिजनेस करना कैसे ये बताओ ना। देखो अगर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करेगा, आपने देखा होगा आप जब घर से बाहर निकलते हो, अरे 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए हो ना, इतना बेसिक तो तुम्हारे पास में है ना, बिजनेस स्टडीज का नॉलेज आपको पूरा पूरा यहां पर यूज में आएगा बेटा। देखो लॉ आपके लिए और आसान कर दिए मैंने, है ना, मैं बिजनेस से पूरा उसको कनेक्ट कर रहा हूं। सुनना, अकेला पर्सन बिजनेस करता है, खुश रहता है खुश रहता है, सारा प्रॉफिट खुद की जेब में। एक पर्सन, आप घर से बाहर निकलते हो, किराने की दुकान पे जाते हो, एक अंकल सालों से शटर खोलते हैं, बंद करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अरे सर अंकल क्या, हम जाते हैं वड़ा पाव खाने के लिए, तो सर वो अंकल अकेले बिजनेस कर रहे हैं, खुद का पैसा लगा रखा है, नुकसान भी खुद का, पैसा भी खुद का, मेहनत भी खुद की, सब कुछ खुद का। सर ये क्या है? ऐसे पर्सन को बोलते हैं सोल। सोल मतलब जूते का सोल नहीं बेटा, सोल मतलब सिंगल वन, SOLE, सोल प्रोपराइटर। क्या बोलते हैं बेटा? सोल प्रोपराइटर। मतलब जब एक अकेला पर्सन बिजनेस करता है तो उसे सोल प्रोपराइटर बोलते हैं। पर अगर ये व्यक्ति बोल रहा है कि यार मेरे से अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे कोई साथ में पार्टनर चाहिए, मुझे और पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे और कोई साथ में चाहिए जो रिस्क मेरे साथ में शेयर कर सकता है। देखो ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा दिमाग लगेंगे, हाँ पैसा भी ज्यादा आएगा, रिस्क भी शेयर करने वाले लोग होंगे, अच्छा लगेगा ना, हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। सर वो भी बिजनेस करने का तरीका है क्या? यस।
इस बिजनेस करने के तरीके को बोलते हैं जहां पर पार्टनर्स बनाए जाते हैं बेटा, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। करेक्ट सर? फिर तो ऐड करते जाते हैं ना बढ़ाते जाते हैं, पार्टनर्स पे पार्टनर्स, पार्टनर्स पे पार्टनर्स। सर क्या होगा? ये जो शुरुआत में जो बंदा था ना, ये सैड दिख रहा होगा आपको। क्यों? ये बंदा उदास हो गया। जितने ज्यादा पार्टनर्स ना, उतना प्रॉफिट अब बांटना पड़ेगा। हाँ, तो सर पार्टनरशिप एक तरीका हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप तरीका हो गया। ज्यादा लोगों को और इकट्ठा करना है तो तीसरा तरीका है कंपनी बनाने का। सर हमने सुना है, हम बार बार सुनते हैं जियो एक कंपनी है, हम बार बार सुनते हैं टाटा के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है। सर ये कंपनी वर्ड क्या है, हमको समझ में नहीं आता। हमने सुना तो है कंपनी कंपनी कंपनी, ये कंपनी को बनाता कौन है? कंपनी के पास में पावर क्या होती है? लॉ। लॉ की बात कर रहा हूं। इन सभी प्रश्नों का समाधान आपको लॉ के अंदर मिलेगा, क्योंकि बिजनेस करने के ये तरीके हैं। बिजनेस करने के लिए एक शब्द बोल दूं, ज्यादा टफ नहीं होगा बेटा, आप लोग पढ़ के आ चुके हो। हाँ, यहां पर लिख दूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कि बिजनेस करने के लिए आपको कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, यह भी आपको बिजनेस लॉ में सीए फाउंडेशन पे पढ़ाया जाएगा। पूरा कोर्स समझ चुके हो बेटा आप? पूरा कोर्स समझ चुके हो? अच्छा एक बात बताओ, सर अकेले काम करें, पार्टनर के साथ में काम करें, या कंपनी बना के काम करें? सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि सर हमें पार्टनरशिप के भी मजे आए और हमें कंपनी के भी मजे आए? क्या इन दोनों का कोई हाइब्रिड तरीका है क्या? हाइब्रिड? हाँ बेटा, अभी सिर्फ देखो ट्रेलर है बेटा, ये वीडियो ट्रेलर है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लॉ क्या है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूं, अगले वीडियो में डिटेलिंग में बात करें कि लॉ क्या है, लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लॉज होते हैं इंडिया के अंदर लॉ बनता कैसे है, ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है? हाइब्रिड फॉर्मेट है क्या सर, जिसमें एलएलपी और पार्टनरशिप और कंपनी का हाइब्रिड फॉर्मेट हो? हाँ बेटा, उसे बोलते हैं एलएलपी। सर क्या सब ऊपर से जा रहा है? कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर ये भी हमारे सिलेबस में है क्या? है बेटा। अभी ना अब माहौल बन गया, आपको पहले ये समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है। बिजनेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट होता है, बिजनेस के अंदर सेल किया जाता है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता ये सब होगा तो पेमेंट भी होगा? अरे जियो मेरे शेर, पेमेंट तो होगा ना। एक बंदा दूसरे बंदे सामान खरीदेगा तो पेमेंट करेगा ना। सर पेमेंट कैसे करेंगे? चेक दे सकते हैं क्या? कैश दे सकते हैं क्या? यूपीआई कर सकते हैं क्या? यस सर। अगर हाथों हाथ पेमेंट नहीं करना है तो हमने बोला कि आज पैसे नहीं है, 1 महीने के बाद पैसे दूंगा। सर 2 मिनट, मतलब आप बोल रहे हो कि पेमेंट कैश में भी होता है और पेमेंट क्रेडिट में भी होता है, दोनों तरीके से पेमेंट होता है। कैश और क्रेडिट दोनों तरीके से होता है। हाँ, क्रेडिट मतलब उधारी पे, मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा आपको, आज नहीं कर रहा हूं। तो सर पेमेंट के भी रूल्स और रेगुलेशन है क्या? पेमेंट के रिलेटेड भी लॉ है क्या? बताऊं? आ जाओ, अब आप तैयार हो गए बेटा, अब माहौल बन चुका है। अब आपको चैप्टर के नाम भी याद हो जाएंगे बेटा, चैप्टर के नाम याद हो जाएंगे। देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट की बात करी जा रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट की बात करी जा रही है बेटा, मतलब जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्रीमेंट होगा, उन्हें कौन सा लॉ फॉलो करना है? उन्हें फॉलो करना है द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या फॉलो करना है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या फॉलो करना है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट की बात हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट की बात हो रही है, तो वो एक इस जगह आएंगे और सर्व प्रश्नों का समाधान उनको यहां पर मिल जाएगा। अच्छा सर, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, सामान सेल किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, हाँ, तो हम किसके पास आएंगे? कोई बात नहीं, अब आप आ जाओ, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वाह सर, गजब है, गजब है, गजब। सर अगर पेमेंट की बात हो रही है तो हाँ, अब सुनो, जो भी ये डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जैसे चेक से आप पेमेंट करते हो बेटा, ये चेक का लीगल नाम पता है क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब सर ये ऐसा एक्ट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहां पर पता चलेगा आपको। ठीक है सर, आपने 3 तरीके बताए थे, पार्टनरशिप, कंपनी
और एलएलपी, ये तीनों बिजनेस करने के तरीके हैं, करेक्ट। तो सर पार्टनरशिप के लिए कोई लॉ बना हुआ है? हां, उसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सर कंपनी के लिए कोई लॉ बना हुआ है बेटा, द कंपनीज एक्ट। एलएलपी के लिए कोई लॉ बना हुआ है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसका मतलब सर ये हुआ, आपने हमको ये समझाया है कि लॉ समझने के पहले आपको ये समझना है व्हाट इज बिजनेस। एक बार आप ये समझ गए कि बिजनेस क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये 1, 2 और 3 लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। एक बार हमको समझ में आ गया कि बिजनेस करना कैसे है, हाउ टू डू बिजनेस, करेक्ट। एक बार आपको यह समझ में आ गया तो आपको आंसर मिल जाएगा कि हम ये 3 को क्यों पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, कंपनी और एलएलपी। ये तीनों लॉ बताते हैं बिजनेस करना कैसे है, और ये तीनों बताते हैं कि बिजनेस क्या है, उसका समाधान आपको यहां पर मिलेगा। कि बिजनेस जब भी होगा तो आपको इन 3 के पास में आना पड़ेगा, और करने के लिए इन 3 के पास आना पड़ेगा। बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, देख लो अपने चेहरे से, अपने हाथों से तुम लोग देख सकते हो बेटा, ये पूरा आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर्स है बेटा। 6 चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बता दिए, 6 चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बता दिए, ठीक है। 7 चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर जो है बेटा, वो मेरे मुंह से गलती से निकल भी गया था, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, IRF। इसका अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर बात करता है कि भारत के अंदर संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ क्या है, बनता कैसे है, प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंट क्या होती है, राज्यसभा, लोकसभा, लॉ बनाने का जो तरीका है वो अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर के थ्रू कवर करवाऊंगा। सुन लो, चैप्टर के चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, एक एक वीडियो के थ्रू चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, मजे दिला रहा हूं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सीए के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। एक बार ऐसा मन में आ गया ना कि यार बिजनेस लॉ तो चिंदी है, इजी है, तो बेटा फिर सबको बोलोगे कि चल सीए करते हैं और सीए बनते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगला चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद का चैप्टर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, देखो सारे नाम मैंने बता दिया आपको। अगला चैप्टर एलएलपी एक्ट, नेक्स्ट चैप्टर कंपनी के बारे में, द कंपनीज एक्ट, और सबसे लास्ट में पेमेंट वाला, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर इन सब में एक चीज कॉमन दिख रही है हमको, बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा है जो है एक्ट। सारे चैप्टर के नाम में एंड में एक्ट लिखा हुआ है। ये एक्ट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में यहां पर मैं बताऊंगा कि लॉ बनता कैसे है। तो लॉ बनाने के लिए ये जो पेपर है ना, पेपर संविधान, वो संविधान सब कुछ रिटर्न में होता है, राइटिंग में होता है। तो ये जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं ना बेटा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे के सारे राइटिंग में होते हैं। और जब ये राइटिंग में होते हैं ना, ऐसे नहीं, इस पे सिग्नेचर चाहिए, किसकी मालूम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ बेटा, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए, तब जाके कोई एक नॉर्मल सा कागज, एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट बेटा एक्ट बनता है, लॉ बनता है। क्योंकि लॉ मतलब पूरे देश को जो फॉलो करना है ना बेटा, वो लॉ होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। इसके अंदर की यूनिट्स के नाम है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बहुत भारी हो जाएगा बेटा, इसलिए मैंने आपके नॉलेज के लिए यहां पर डाली है। आप देख सकते हैं चैप्टर के अंदर क्या क्या यूनिट्स है, उनके नाम भी मैंने यहां पर लिखे हैं कि चैप्टर की डिटेलिंग किस तरीके से की गई है। अब सुनो, चैप्टर कितने मार्क्स का आता है सर, ये भी पता होना चाहिए क्या? यस, देखो ना यार, सिंपल है। ये सारी चीजें ना, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें आप सिंपल तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलनी है और वहां जाके आप सारी चीजें एक साथ देख सकते हो। ये सारा मैटर मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। ये सारा मैटर इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कर रखा है। हमारा इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ठीक है। ICAI की वेबसाइट है बेटा, वहां पर आप जाओगे, वहां पर आपको दिखेगा बोर्ड ऑफ स्टडीज, BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज का टैब दिखेगा बेटा आपको, ठीक है। वहां जाके आपको सारी चीजें मिल जाएगी, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। आप चूज करिएगा फाउंडेशन, फाउंडेशन चूज करके आप आपका सब्जेक्ट चूज करिएगा, जो चारों सब्जेक्ट में से जिस भी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज चाहिए आप बिंदास चूज करिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर हम कवरेज की बात करें, IRF छोटा पेपर है,
छोटा चैप्टर है, सॉरी 5% का कवरेज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 25% का है, 25% का है, 20% का गुड्स का है, पार्टनरशिप का 15% है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये सारा वेटेज जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप इसको देख सकते हो, हर एक वीडियो के साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये इंस्टीट्यूट ने सब कुछ दे रखा है बेटा। इंस्टीट्यूट जनरली क्या करता है, ये जो वेटेज है ना, वेटेज मार्किंग स्कीम जो है ना, वो आपको रेंज में देता है 0 to 5%, 20 to 30%, 15 to 20%, 15 to 20%, ऐसे। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है, ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। सर और हमने सुना है सर पेपर इतना टफ आता है कि इंस्टीट्यूट बार बार चेंज करते रहता है। बेटा ऐसा नहीं है, सुनो, सीए टफेस्ट कोर्स है, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है। उसका रीजन ये है कि आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है बेटा। नॉलेज चेक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको रटना नहीं है बेटा। तो हो सकता है कि पिछली बार 15 नंबर का आया हो, इस बार 20 नंबर का आ जाएगा, पर कम से कम आपको पता तो है कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है और कितना पढ़ना है। करेक्ट, तो ये वेटेज और मार्किंग स्कीम हो गई। एक काम करो, आप क्वेश्चन पेपर देख लो मेरे साथ में। देखो ये क्वेश्चन पेपर लाया हूं मैं आपके लिए, है ना। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है बहुत सिंपल सा, ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन पेपर कैसा आता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना बेटा, वो होता है कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, मतलब आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कंपलसरी। बाद में आपके पास में दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। ये बचे हुए बाकी 5 क्वेश्चंस में से, आपको अटेम्प्ट करना है बेटा, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4 अटेम्प्ट करना है आपको, सिंपल सी बात है। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको पहला वाला कंपलसरी है, बचे हुए 5 में से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करना है। आपको एक क्वेश्चन आपकी जो इच्छा हो आप छोड़ सकते हो, जो आपको टफ लग रहा हो आप छोड़ सकते हो। मैं आपको पहले बता चुका हूं, बिजनेस लॉज जो आपका सब्जेक्ट है बेटा, ये आपका सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको पूरा पूरा लिखना है, कोई भी एमसीक्यू नहीं है, कोई भी एमसीक्यू नहीं है बेटा। इसीलिए यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है कि आपको टोटल 3 घंटे दिए जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख भी रहा होगा तो देख लीजिए। बाद में लिखा हुआ है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। बचे हुए 5 में से आपको 4 करना है। हर एक क्वेश्चन लगभग 20 मार्क्स ईच का आता है, 20 मार्क्स ईच, मतलब आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, पर दिया कितना है 120 मार्क्स का। इसमें से 20 मार्क्स आप स्किप कर सकते हो, बराबर है। 20 मार्क्स एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, आपका 120 मार्क्स का पेपर आता है जो होता 100 नंबर का है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि आपका क्वेश्चन पेपर भी कैसा आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी सुनना मेरी बात, सुनना कि आपको अभी तक क्या क्या चीज समझ में आ गई। देखो आपको अभी तक समझ में आ गया कि आपका सिलेबस क्या है, देख लिया आपने, करेक्ट। आपने देख लिया हमें क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, यानी कि लॉ क्या है, बिजनेस लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लिया है। नए स्कीम का मैंने डर आपके दिमाग से हटा दिया बेटा। कोर्स का नॉलेज मैंने आपको पूरा दे दिया कि सीए फाउंडेशन कोर्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितनी मार्किंग स्कीम होती है, कितने घंटे मिलते हैं, वगैरह वगैरह। और सारे पेपर के बारे में हल्का हल्का मैंने आपको बता दिया है। और मेरा पेपर बिजनेस लॉ है, ये मैंने आपको बता दिया है, करेक्ट। तो देखो हमने जो जो बातें करी थी वो हमने यहां पर कर ली है। मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया है, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है, सिलेबस बता दिया है, कवरेज बता दिया है। अब हर बार आपको एक वीडियो में एक चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा। क्या दूंगा? ओवरव्यू। पढ़ाऊंगा नहीं, सुनना मेरी बात। हालांकि वो है एक तरीके से पढ़ाई, पर आपको ना उस पूरे चैप्टर का, जैसे एग्जांपल अपना चैप्टर है द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट को मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, कैसे क्या किया जाता है, कंपनी को बनाते कैसे है, कंपनी अगर खत्म करनी है तो कैसे कर सकते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, ताकि आप ना एक कदम आगे बढ़ोगे। अभी ना आपको लगता है कि 12th से जंप बहुत ऊंची है, इस जंप को ना बीच में प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों ने। ये प्लेटफॉर्म क्या है कि इस ब्रिज पर पैर रखो और आराम से फिर आगे जाओ, ठीक है। इसलिए ये कोर्स है, फिर से बोल रहे हैं,
पूरी पढ़ाई नहीं होगी, पूरा फाउंडेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एक आइडिया दिया जाएगा, आपको ट्रेलर दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि यार सीए फाउंडेशन के अंदर क्या क्या होता है। सो आई होप आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी बेटा। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है यहां पे, ठीक है। आई थिंक आपको आने वाले वीडियोस में बहुत मजा आने वाला है बेटा, बहुत मजा आएगा आपको, और आप बोलोगे कि सर हमें कॉन्फिडेंस आया, हमें क्लैरिटी मिली है कि आखिरकार हमको सीए करना है तो कैसे करना है। मतलब अभी तक हम इमोशनल बातें कर रहे थे, इमोशनल बातें हम अभी तक कर रहे थे, पर अब इमोशनल बातें नहीं है, अब हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करना है, ठीक है। और पढ़ाई भी सिर्फ हवा में नहीं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के साथ में, बुक के साथ में आपको एक एक चैप्टर यहां पर ओवरव्यू दिया जाएगा। और ये बिजनेस लॉ नया सब्जेक्ट है ना, इस भूत को बेटा अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि बिल्कुल नया नहीं है। आपने देख लिया ना कितनी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, कितना स्मार्ट सब्जेक्ट है। या डेली में हम सामान खरीदने जाते हैं, हम बिल देखते हैं, बिल देखते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं। अरे तो सिंपल है ना, यही तो सब लॉ है, हर चीज का लॉ होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस देश में यानी कि इंडिया में लॉ बनता कैसे बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस सारे आने वाले हैं। सो आई होप आपको मजा आया होगा गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।